नमस्ते छात्र मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ दो वाक्य लिखे हैं और ये दो वाक्य दिखने में समान लगते हैं, लेकिन एक विराम चिन्ह का प्रयोग करने से ये दोनों वाक्यों का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। इन दो वाक्यों में विराम कहाँ है ये देखो बच्चों। चलो मत रुको। दूसरा वाक्य है चलो मत रुको। यहाँ रेखांकित जो किया है ये विराम चिन्ह है और इसे अल्प विराम कहा जाता है। जहाँ कुछ रुकना होता है तब इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है और इससे उस वाक्य का अर्थ जो है, वाक्य का अर्थ हमें समझ जाता है। चलो मत रुको, चलो मत रुको। पहले वाक्य में चलने के लिए कहा है और रुकने के लिए नहीं कहा, रुकने के लिए मना किया गया है। और दूसरे वाक्य में चलने के लिए मना किया है और रुकने के लिए कहा है। ये दोनों वाक्यों का अर्थ इस तरह भिन्न हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ये एक विराम चिन्ह के प्रयोग से इस तरह का अर्थ बदल जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना और चिन्ह का अर्थ है निशान। जहाँ हमें विराम करना है, रुकना है, ठहरना है और उसके लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं। वाक्यों में अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए इस तरह के विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। और रुकने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटते या पढ़ते वक्त ठहरने में कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। इस तरह विराम चिन्हों के अलग अलग प्रकार है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। यहाँ वाक्य लिखे हैं, हम हिंदी में बातचीत करेंगे। वहाँ कोई नहीं था, हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इन सभी वाक्यों में जहाँ वाक्य पूर्ण हो जाता है, जहाँ वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ इस पूर्ण विराम का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। पूर्ण विराम की परिभाषा देखो बच्चों। पढ़ते लिखते समय जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम रखा जाता है। अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। यहाँ दो वाक्य लिखे हैं। पहला है होली, दिवाली, दशहरा, ईद हमारे देश के बड़े त्योहार हैं। और दूसरा वाक्य है माँ आज छुट्टी है। इन दो वाक्यों में जहाँ पढ़ते समय हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया है। अब हम अल्प विराम की परिभाषा देखेंगे। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। देखो बच्चों, यहाँ 2 वाक्य लिखे हैं, ध्यान से सुनो। उसने पैसे मांगे, मैंने नहीं मांगे। दूसरा वाक्य है, अब तक तुम्हारा निग्रह कायम रहा क्योंकि जिसकी चाहत थी। इन दोनों वाक्यों में जहाँ अल्प विराम से अधिक ठहराव आया है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब हम अर्धविराम की परिभाषा देखेंगे। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, मनुष्य दुखी क्यों है। दूसरा वाक्य है, लोहे से कैसे पेट भरता है। तीसरा वाक्य है, आप कहाँ जाएंगे। इन सभी वाक्यों में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ कुछ वाक्य लिखे, ध्यान से सुनो बच्चों। ओह, कितना सुंदर है यह देश। हाय, अब क्या होगा। वाह, कितनी सुंदर इमारत है। अरे, तुम यहाँ छिपे हो। छी, बड़े असभ्य हो तुम। इन वाक्यों में हर्ष, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य और घृणा के भाव व्यक्त हुए हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। जहाँ हर्ष, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य और घृणा के भाव व्यक्त होते हैं, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह। यह अवतरण चिन्ह जो है, इसके 2 प्रकार हैं। पहला है इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। यहाँ इकहरे अवतरण चिन्ह के उदाहरण दिए हैं। पहला है, विद्यालय का नाम रामेश्वर विद्यालय है। कठपुतली का अर्थ है लकड़ी की गुड़िया। गुरुदेव की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। इन सभी वाक्यों में रामेश्वर, कठपुतली, गीतांजलि, इन 3 शब्दों को इकहरा अवतरण चिन्ह दिया गया है। ये जो 3 शब्द है, ये 3 शब्द इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखे गए हैं। जहाँ कोई विशेष पद, शब्द या वाक्यांश प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में रामेश्वर, कठपुतली, गीतांजलि, ये 3 शब्द जो है, ये विशेष शब्द है और इसलिए इन तीनों को इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। अब हम इकहरे अवतरण चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह का दूसरा प्रकार है दोहरा अवतरण चिन्ह। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। सुदामा बोले, मुझे कृष्ण से मिलना है। दूसरा वाक्य है, पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होगी, बबलू बोला। तीसरा वाक्य, मैंने पूछा, क्या दिल्ली में भी हमारा घर है। इन सभी वाक्यों में वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो का त्यों लिखा गया है और इस तरह लिखने के लिए यहाँ
दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दोहरे अवतरण चिन्ह की परिभाषा देखो बच्चों। किसी के कहे गए या लिखे हुए शब्दों को जो का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। तुम्हारा जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। उसके माता पिता दोनों परेशान थे। इन वाक्यों में फल फूल, हंसी खुशी, माता पिता, इन शब्दों के बीच में, इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और ये तीनों शब्द जो है, ये तीनों शब्द भी शब्द युग्म है और शब्द युग्म के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह हमें मालूम है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम योजक चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और शब्द लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। यहाँ निर्देशक चिन्ह के कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला है, नायिका जवाब देती है, नहीं सखी। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। पेट जातिवाचक संज्ञा। इन सभी उदाहरणों में विशेष बात का उल्लेख करने के लिए, एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए, या वाक्यांश हो, पद हो, इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम निर्देशक चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने के लिए, विशेष बात का उल्लेख करने के लिए अथवा किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है हंसपद या त्रुटि चिन्ह। हंसपद या त्रुटि चिन्ह का उपयोग जब हम लिखते हैं तब लिखते वक्त किया जाता है। यदि लेख में, पत्र में या किसी पत्रक में कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है, तब यह त्रुटि चिन्ह लगाकर उस वाक्य के ऊपर छूटा हुआ अंश लिख दिया जाता है। यहाँ दो उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, आज हम मैं घूमने जाएंगे। इस वाक्य में गाँव जो शब्द है, ये शब्द छूट गया है और इसलिए वहाँ त्रुटि चिन्ह लगाकर गाँव शब्द लिख दिया है, ऊपर लिख दिया है और वाक्य पूरा हुआ है। आज हम गाँव में घूमने जाएंगे, इस तरह का वाक्य पूर्ण हो गया है। दूसरा वाक्य है, दिनेश ने कल चित्र बनाया। इस वाक्य में बहुत ही सुंदर यह जो शब्द है, ये शब्द छूट गया है और यह शब्द ऊपर लिखकर वहाँ त्रुटि चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा किया है। दिनेश ने कल बहुत ही सुंदर चित्र बनाया, इस तरह का वाक्य बन गया है। अब हम हंसपद या त्रुटि चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। यदि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, तब उस जगह त्रुटि चिन्ह या हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके छूटा हुआ शब्द लिखा जाता है। इस चिन्ह को विस्मृति चिन्ह भी कहा जाता है। हंसपद, त्रुटि चिन्ह या विस्मृति चिन्ह, तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अगला चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। यदि किसी पद या वाक्यांश का अर्थबोध करना हो अथवा किसी अतिरिक्त पद या वाक्यांश की आवश्यकता हो, तो इस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
कोष्ठक चिन्ह के 3 प्रकार हैं। छोटा कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक और मंझला सर्पाकार कोष्ठक। छोटा कोष्ठक क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखन में हावभाव सूचित करने के लिए छोटा कोष्ठक इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छोटा कोष्ठक, इसका उदाहरण देखो बच्चों। पहला उदाहरण है सागर। छोटे कोष्ठक में लिखा है आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, निम्न प्रश्न हल करो। ओ छोटे कोष्ठक में लिखा है, ये क्रमसूचक अक्षर है। और दूसरा है ब, छोटे कोष्ठक में लिखा है और ये क्रमसूचक अक्षर है। इन दोनों उदाहरण में हावभाव सूचित करने के लिए छोटे कोष्ठक में आश्चर्य से लिखा है और क्रमसूचक अक्षर सूचित करने के लिए छोटे कोष्ठक में अ और ब लिखा है। इस तरह क्रमसूचक अक्षर, अंक या हावभाव सूचित करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला कोष्ठक का प्रकार है बड़ा कोष्ठक। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बड़े कोष्ठक का उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण है रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित, बड़े कोष्ठक में लिखा है अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। और दूसरा उदाहरण है देखो आपका पत्र, बड़े कोष्ठक में लिखा है नमूना, छोटे कोष्ठक में ड लिखा है के अनुसार होना चाहिए। पहले उदाहरण में अनुवादित इस शब्द का अर्थ बताने के लिए बड़े कोष्ठक में अनुदित यह शब्द लिखा गया है, यानी कि इसका अर्थ बताने के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया है। और दूसरे उदाहरण में नमूना ये बड़े कोष्ठक में लिखा है और ड यह जो शब्द है ये छोटे कोष्ठक में लिखकर उसे घेरने के लिए ये बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किया है। अगला कोष्ठक है मंझला सर्पाकार कोष्ठक। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मंझला या सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। मंझला या सर्पाकार कोष्ठक का उदाहरण देखो बच्चों। पहला उदाहरण है मंझला या सर्पाकार कोष्ठक में लिखा है गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। और दूसरे उदाहरण में लिखा है मंझला या सर्पाकार कोष्ठक में लिखा है तुलसीदास, कालिदास महाकवि माने जाते हैं। पहले उदाहरण में गोदान, निर्मला, गबन ये प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपन्यास के ये नाम है गोदान, निर्मला, गबन। और तीनों उपन्यास को सर्पाकार कोष्ठक में लिखकर अगला वाक्य लिखा है। और दूसरे वाक्य में तुलसीदास, कालिदास ये अलग अलग व्यक्ति हैं, ये महाकवि हैं और दोनों को एक साथ लिखकर सर्पाकार कोष्ठक में लिखकर महाकवि माने जाते हैं, ऐसा दूसरा उदाहरण दिया है। इस तरह एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए सर्पाकार कोष्ठक या मंझला कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। इस तरह आज हमने विराम चिन्हों का अध्ययन किया है।